वेलकम बैक टू आलम एकेडमी स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें कुछ चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग आलम एकेडमी में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बाकी कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं क्लास 5 के उसके चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है हमारा वो है ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। ऐतिहासिक स्मारक में सबसे पहला जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए वो है नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आप लोग को आंसर करना है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने वाले थे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके बनाने वाले का नाम क्या है, सम्राट कुमार गुप्त। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट रह करके शिक्षा हासिल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि आगे जो पॉइंट है हमारा ये 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे यहाँ पर। यानी कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था काफी बड़ा विश्वविद्यालय था। इसमें आपके लगभग 10,000 शिक्षक मौजूद थे, छात्र मौजूद थे और लगभग 2,000 शिक्षक। तो ये भी आप पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लगभग कितने टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे, तो 2,000 टीचर मौजूद थे वहाँ पर। चीनी यात्री हुएन सांग यहाँ आकर पढ़े थे और पढ़ाएं। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाएगा कौन से चीनी यात्री जो ये यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय आए थे और इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी, तो उसका नाम है हुएन सांग। ठीक है, जो जो यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाएं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुस्तकालय क्षेत्र था वो कौन सा क्या कहलाता था, धर्मगंज। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे कि एक जगह नोट डाउन कर लेंगे ताकि रिवीजन में आपको आसानी होगी। और जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था, इसमें 3 पुस्तकालय थे जिनका नाम था रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर। तो इन सारे पुस्तकालय का नाम भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि जो पुस्तकालय थे वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से थे, रत्न दधि थे या फिर आपके पूछ देगा कि रत्न रंजक थे। ए बी के ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा और उसके बाद ई ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि उनमें एक से अधिक आंसर या एक भी आंसर नहीं। तो आपका इसमें अगर ए और बी में ये दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे तो आप लगाएंगे ई ऑप्शन, यानी इनमें से एक से अधिक आंसर जो है वो सही है। तो ये तीनों पुस्तकालय का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें जो है नोबेल पुरस्कार, यानी कि जो नाम है एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए थे, तो अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। तो इसको भी आप लोग याद ध्यान में रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, डॉक्टर अमर्त्य सेन। आप लोग क्या करेंगे कि जो भी नोबेल पुरस्कार जो करंट अफेयर्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो अभी हाल फिलहाल आप लोग जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार जो है आपको कई सारे फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो उनमें जिनको जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उनका आप एक नोट्स तैयार कर लें, तो क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में हम देख सकते हैं कि जो मगध की राजधानी है वो पहले क्या कहलाती थी, ग्रीवर्ज के नाम से जानी जाती थी, या राजगीर भी जिसको कहते हैं, या पाटल बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले मगध की राजधानी क्या थी, ग्रीवर्ज थी। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए, और ये जो महावीर भगवान महावीर थे उनकी जन्मस्थली कहाँ थी, वैशाली। इसको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के नज़रिए से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना साहिब है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा था, और आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लोग एक नोट्स तैयार कर लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वे क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये है मोतिहारी के केसरिया में। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे जो है हमारा वो है औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, ये औरंगाबाद में है। इसी तरीके से जल मंदिर कहाँ है, जल मंदिर ये कहाँ है, पावापुरी में है। ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं, ये बिहार में स्थित हैं, और ये आपको अच्छे से ये नोट डाउन कर। अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सिंचाई फसल की जाती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो है, एक है खरीफ फसल, कौन कौन सी खरीफ फसल होती है, और एक है रबी फसल, कौन कौन सी रबी फसल होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खरीफ फसल जो है ये कब से कब तक इसकी बुआई और कटाई होती है। तो ये होता है आपका जुलाई से अक्टूबर तक, ये आप मंथ याद रखेंगे, जुलाई से अक्टूबर खरीफ के लिए है। और रबी के लिए हम लोग अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल जो होता है ये किसके लिए है, ये रबी के लिए है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि जो खरीफ फसल है इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं। तो इसमें आपका आ जाता है राइस, आ जाता है चावल, आ जाता है आपका इसमें मक्का, आ जाता है आपका, ठीक है, और इसमें आपका बाजरा आ जाता है। ये सारा किस में आ जाता है, ये सारा आपका खरीफ फसल में आ जाता है। दालें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब के सब खरीफ फसल में आ जाती हैं। अगर रबी फसल की बात करें तो इसमें जो है हमारा वीट आ जाता है, गेहूं आ जाता है हमारा, ठीक है, जौ आ जाता है, सरसों आ जाता है हमारा, चना आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, रबी फसल में आ जाता है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि खरीफ फसल ये कब से कब तक होता है, जुलाई से अक्टूबर, और रबी कब से कब तक, अक्टूबर से अप्रैल तक। खरीफ फसल में हमें राइस, मक्का और बाजरा, ये सारे अलग अलग फसलें मिलती हैं खरीफ से फसलों में। रबी फसलों में अगर हम देखें तो गेहूं है, जौ है, चना है, ये सारा हमें रबी फसल में मिलता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। अगला जो चैप्टर है हमारा, रॉस की जंग मलेरिया के संग। ये इसमें बेसिकली जो है हमारा एक जो साइंटिस्ट हैं हमारे रोनाल्ड रॉस, उनके बारे में, जो चिकित्सक हुए हैं उनके बारे में बात की गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मलेरिया के ऊपर रिसर्च किया, और हमको ये जानकारी दी कि मलेरिया कैसे फैलता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये जो रोनाल्ड रॉस हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ये जो मलेरिया है बेसिकली ये कैसे फैलता है, किसके काटने से फैलता है, कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर
के एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल मच्छर के काटने से ही मलेरिया के कीटाणु क्या होते हैं, मनुष्य के शरीर में जाते हैं और जिससे कि मलेरिया बीमारी उनको हो जाती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन दो पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और एग्ज़ाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ मुलाकात होगी।